नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के 117 बुद्धिजीवियों की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच तनाव खत्म कर स्थिति सामान्य बनाने की अपील की है। 2019 में पुलवामा हमले में मारे गए लोगों का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेने के बाद भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ सभी तरीके के संबंध समाप्त कर दिए थे। पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा भी वापस ले लिया गया था। निर्यात पर 2% शुल्क लगा दी गई थी और सबसे आगे और सबसे महत्वपूर्ण कि सिंधु जल संधि को होल्ड कर पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारने का इंतजाम कर दिया गया था। पाकिस्तान के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी का एक ही संदेश है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। भारत ने कई मौकों पर यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के संबंध अत्यधिक तनाव में। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबन में रखा हुआ है और पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस फैसले को पलटने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि यह केवल शांति की अपील नहीं बल्कि डायलॉग फर्स्ट का नैरेटिव बनाने की कोशिश भी है। इस पत्र पहल को एक खबर जो मजबूत बनाता है उसका जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है। वो घटना है 25 से 27 जून को कोलंबो में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई थी, जिसमें दोनों देशों के राजनयिक, सेना के अधिकारी शामिल हुए थे और अपने सुरक्षा संबंधों पर चर्चा की थी और यह खबर मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित भी हुई थी। भारतीय पक्ष से राम माधव, जो कि इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल MN नरवणे और पूर्व राजनयिक रुचि घनश्याम इसमें शामिल हुए थे। शामिल होने की खबरें जो आई थी उसके बाद से पाकिस्तान की ओर से भी जो शामिल हुए थे वो भी खबर आई थी कि वहाँ के पूर्व राजनयिक, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और रणनीतिक विशेषज्ञ वहाँ पर उपस्थित थे। सम्मेलन में सुरक्षा, संकट प्रबंधन, भारत पाकिस्तान तनाव और जल जैसे विषयों पर चर्चा होने की खबरें प्रकाशित हुई थी। हालांकि राम माधव ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी से इनकार किया, क्योंकि मीडिया में इस तरीके की खबरें आई थी कि यह जो बातचीत है पूर्व राजनयिक और पूर्व रक्षा अधिकारियों और राम माधव के बीच में, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है। लेकिन राम माधव ने इसे मीडिया में आकर इनकार कर दिया। लेकिन इस खबर के बाद से CPP का यह जो पत्र पहल हुआ है वह बताता है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो है पर्दे के पीछे बातचीत की पहल की जा रही है। पाकिस्तान को बातचीत की ज़रूरत है और इसलिए यह जो पत्र पहल है वो पाकिस्तान के नज़रिए से ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इस पत्र पहल को करने के पीछे अपनी रणनीति लगा रहा है। उनकी कोशिश है कि CPP, सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने जो पत्र लिखा है दोनों देश के राष्ट्रपतियों को, वहाँ के दोनों देश के प्रधानमंत्रियों को, यह साफ बताता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की यह चाल है। इससे पहले एक मीडिया हाउस ने भी अमन की आस के नाम से ऐसी पहल की शुरू की थी। दोनों देशों की सरकारों की ओर से भी लाहौर घोषणा, आगरा शिखर सम्मेलन और अन्य प्रयासों के जरिए अमन और सामान्य स्थिति बहाल करने की असफल कोशिशें होती रही है। ऐसी हर कोशिश पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले या युद्ध शुरू करने के बाद खत्म हुई है। पहले शांति वार्ता शुरू होती है, फिर कोई ना कोई बड़ा आतंकवादी हमला या सैन्य टकराव हो जाता है और भारत वार्ता रोक देता है। दोनों देशों का राजनयिक माहौल बदल जाता है। नागरिक समाज की जो पहल होती है वो ठंडी पड़ जाती है। 1999 में कारगिल हुआ, 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई अटैक यानी 26/11 का हमला हुआ, 2026 में उरी हमला और फिर 2019 में पुलवामा। ये सभी घटनाएं इसका उदाहरण है। लेकिन 2008 तक भारत पाकिस्तान के लगभग हर हमले का जवाब बातचीत के जरिए ही देता रहा और शांति की अपील एक तरफा करता रहा। लेकिन 2016 के बाद से भारत ने पाकिस्तान को उसके हर हमले का जवाब घर में घुसकर मारकर और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। पहली बार भारत ने सिंधु जल संधि को होल्ड कर पाकिस्तान को आतंकवाद से बाज आने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। जो सांसद या नेता CPP की इस पत्र पहल पर हस्ताक्षर कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर का इतिहास पाकिस्तान के समर्थन का रहा है। कश्मीर के कुछ राजनीतिज्ञों और मणिशंकर अय्यर का रुख पाकिस्तान के प्रति किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया में भी इस पत्र पहल को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है।
जो कुछ मीडिया हाउस हैं पाकिस्तान के, वो इस पहल का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ मीडिया हाउस इसका विरोध भी कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सीपीपी की यह पहल सूखे और प्यास से तड़पते पाकिस्तान को बचाने की पहल है। यह जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला सवाल है कि क्या यह पाकिस्तान को सूखे और प्यास से जो तड़प रहा है पाकिस्तान, उसको बचाने की पहल है। दूसरा जो सवाल है कि क्या सीपीपी की इस पहल के पीछे पाकिस्तान के प्रति उनकी सहानुभूति झलकती है। तीसरा कि क्या खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, इस पहल में कोई फर्क पड़ेगा। जो भारत की प्रतिबद्धता है उससे इस पहल में कोई फर्क पड़ेगा, यह है। और चौथा सवाल कि क्या सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की इस पहल का अंत भी पाकिस्तान के किसी नए हमले के साथ होगा। और पांचवा और आखिरी सवाल ये कि क्या यह जो पहल है यह ट्रैक टू डिप्लोमेसी की शुरुआत है। क्या पर्दे के पीछे से दोनों देश बातचीत की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। इस पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूंगा। पहले एक बार मैं चाहूँगा कि सारे स्क्रीन पे हमारे जितने मेहमान हैं उनसे आप हमारे साथ स्वामी सुरेंद्र स्वामी जी हैं और सुरेश कुमार गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं सुरेश कुमार गोयल जी से करना चाहूँगा। गोयल जी, यह जो पत्र पहल शुरू हुई है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसी कोशिश हुई, लेकिन उसका अंत किस तरीके से हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार जो यह पत्र पहल हुई, इस पत्र पहल से पहले कोलंबो में जो वार्ता हुई थी, क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन जो हुआ था या क्षेत्रीय सुरक्षा पे जो बातचीत हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसमें राम माधव भी थे, इस पहल को ऐसा माना जा रहा है कि यह ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत जो है इस पहल को जोड़ के देखा जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो कोलंबो में शुरू हुई थी, हालांकि राम माधव ने मीडिया में आकर के इनकार किया कि ऐसी कोई ट्रैक टू पॉलिसी की डिप्लोमेसी की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, चूंकि आप राजनयिक हैं और इस तरीके के मसलों को नज़दीक से देखते हैं, जानते हैं, आपका अपना अनुभव है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि इन दोनों में क्या कोई एक संबंध है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो इस पहल का क्या असर होने वाला है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की कोई बैठक हुई जिसमें दोनों देशों की मुल्कों की तरफ से, जो मैं उनको राजनयिक नहीं कहूँगा, सेनाधिकारी नहीं कहूँगा, जो थिंकर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, जो कि थिंक टैंक टाइप के लोग हैं, जो इन रिश्तों के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, बातचीत करते हैं, अगर उन्होंने वहाँ पर भाग लिया और उसमें भाग लेने वालों में एक जो भागीदार थे वो राम माधव जैसे बड़े जाने माने और आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, वो सब जानते हैं, अगर उन्होंने भाग लिया तो ये बात तो पचा पाना मुश्किल है कि इसके भाग लेने में भारत सरकार की कोई जिनको जानकारी नहीं रही हो या भूमिका नहीं रही हो। ये पचा पाना बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि, और सही बात है ये, कि आप लोग इसको किसी ऑफिशियल मीटिंग या ऑफिशियल तौर पर जितना दूर रहेंगे उतना आप अपने आप को डिनायबिलिटी रहती है, तो अच्छा है, आप कीजिए, डिनायबिलिटी रहती है। लेकिन ये कहना कि जो कर रहे हैं उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ जी, कि हमसे कोई वास्ता नहीं है, सरकारी रुख नहीं है, ये थोड़ा सा हजम नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि हुआ, बातचीत हुई, बैठक हुई, वहां पर दोनों देशों की तरफ से जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे। वो विचार सरकारी विचार नहीं थे, बिल्कुल, वो उनके अपने विचार थे, लेकिन सरकार से कितने मिलते जुलते हैं, ये सरकार का उनमें कितना एक सोचने का तरीका है, वो हमको नहीं मालूम है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जो आपने बात करी, मैं इसके बारे में जवाब देने में अपने आप को थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहा हूँ मुकेश जी, क्योंकि ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर हम कहें जो कूटनीतिक भाषा में, या ट्रैक 1.5 जो कहें, उसमें होता ही है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी मुकेश जी, मैं जी बोलता रहा हूँ। जी, मैं सुन रहा हूँ, जी बोलते रहें। जी, तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी या ट्रैक 1.5 में वो यही होता है कि पूरी तरह से ये ऑफिशियल बातचीत नहीं होती है, लेकिन उसमें एक तरह से ये झलक मिल जाती है
कि इसको अपरोक्ष रूप से जो भारत जो सरकारी तंत्र है उसकी तरफ से देखा जा रहा है। अगर समर्थन नहीं तो असमर्थन भी नहीं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती भी जा रही है, चली है पहले, और बातचीत कभी पूरी तरह से बंद नहीं होती। चाहे हमारे इस्लामाबाद में राजदूत नहीं हो, शारदीय अफेयर से अगर कभी कोई बातचीत होती, कभी कुछ होता है, तो वो जाकर के वहां पर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में बात करते हैं। जो पाकिस्तान के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर आकर के हमारे विदेश मंत्रालय में बात करते हैं। तो बातचीत बिल्कुल बंद हो नहीं सकती है। तीसरी चीज, कितनी भी दुश्मनी हो, कितना भी युद्ध हो, लेकिन युद्ध का नतीजे से युद्ध नहीं होता। बिल्कुल। आखिरकार युद्ध को रोकने के लिए भी बात करनी पड़ती है। तो मैं साफ साफ ये कहूंगा कि ये बात सही है एक अल्टीमेटम के तौर पर कि बातचीत और टेरर एक साथ नहीं चलेगी, सही बात है, वार्निंग दे दी। बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि बातचीत बिल्कुल करेंगे नहीं हम, वो भी थोड़ा सा बेमानी लगता है। आखिरी चीज मुकेश जी, बस मैं ये कहूंगा, इससे पहले कि डिस्कशन आगे बढ़ेगा, और वो चीज ये है कि मेरा ख्याल है अगर हम यहाँ पर साउथ एशिया में होते और दूसरे कहीं होते अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, ज्योग्राफिकली डिस्टेंस बहुत होता, हम बोल सकते थे कि भाई हमको आपसे कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पड़ोसी देश हैं, आंख बंद कर नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाजपेयी जी ने कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते हैं जी। तो कुछ चारा नहीं है उसके अलावा, कभी ना कभी उनसे डील करना पड़ेगा हमको। और युद्ध खाली, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, युद्ध का युग हो या नहीं हो, और युद्ध कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, लेकिन तैयार रहिए उसके लिए। लेकिन ये कहना कि भाई आपसे मेरी कुट्टी हो गई है, कभी ना कभी तो बातचीत करनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी आपने सही की कि युद्ध को रोकने के लिए भी आपको बातचीत ही करनी होगी। और अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो हो रही है बातचीत, वो भी युद्ध को रोकने के लिए ही कर रही है, उसको भी हम इससे जोड़ के दे सकते हैं। मैं सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना चाहूँगा। स्वामी जी, आपने भी ये डिस्कशन, जो बातचीत सुरेश कुमार गोयल जी कह रहे थे, आपने भी सुनी। मैं आपका इस पर टेक चाहता हूँ कि क्या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या दोनों जुड़ी हुई चीज़ें? क्योंकि एक बार कोलंबो में जो बातचीत हुई उसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी से लोग जोड़ के देखा, राम माधव ने हालांकि मना कर दिया इसको मीडिया में आकर। क्या वो मना भी करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है कि वो मीडिया में आके मना करेंगे इसको। लेकिन साथ में उसके बाद ये दूसरी पहल हुई है, जो लेटर लिखा गया है सीपीपी की तरफ से, क्या इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी की एक अगली कड़ी या अगला कदम माना जा सकता है? मुकेश जी, उसमें तो आपने राम माधव को ढूंढ लिया है, इसमें कोई राम माधव मिला क्या 61 में आपको? इसमें तो सारे पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, वही तो मैं उसमें आने वाला था। जो मणिशंकर अय्यर जो है, इसमें फारूक अब्दुल्ला के दोनों ही हैं, बाकी सब वही हैं जो इंजीनियर हैं, राशिद इंजीनियर हैं। तो कोई भी इसमें तो वैसा नहीं है जो भारत का समर्थन कभी करता हो। इनका ट्रैक रिव्यू मैंने अपने इंटरव्यू में बोला भी है। जी जी जी, तो आपने खुद ही कह दिया कि इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मीटिंग कोलंबो में हुई है रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के, उसमें राम माधव का मतलब ये नहीं है कि वो कोई स्पॉन्सर्ड है देश से वहां पे मीटिंग करने के लिए। ये बड़े अजीब से शब्द चलने लगे हैं, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी। जैसे बाकी देश की जनता तो बेवकूफ है, अनसिविल सोसाइटी है। 4 आदमी खड़े हो गए, चिट्ठी लिख दी, तो देश के बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिख दी। क्या पता नहीं तमाशा बना हुआ है। देखिए, ये 117 पाकिस्तानियों ने चिट्ठी लिखी, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय लगी पड़ी है। बिल्कुल, मुख्य बात यही है। देश का राजनीतिक माहौल उल्टा हो गया, एकदम बदल गया। मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां हाशिए पे चली गई, सत्ता से बाहर हो रही हैं। जो बची खुची है वो भी थोड़े दिनों में सत्ता से बाहर हो जाएंगी। दूसरा इसमें प्रश्न ये उठता है कि
तो यहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व भी कम हो रहा है, पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, और पाकिस्तान में पानी की किल्लत होने वाली है, भूखमरी वहां पे हो रही है, आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल खराब हो गई है। अब वो ट्रंप की पीठ पे सवार होकर पिड्डी लेके कहीं भी चले जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है भारत। तो ये वो लोग हैं जो कभी भी भारत के नहीं रहे, इनका कभी भारत से कोई संबंध नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो भारत की अपने अस्तित्व के खिलाफ रहे, और इनको पाकिस्तानी बिरयानी रही। पाकिस्तान में जाके कहते भी रहे कि भाई मोदी को हटाओ, हमारी मदद करो। तो ये जो जैसे है ना, ये उजड़े चमन के लोग जो हैं, ये अपनी एक उस संस्था में रहते थे, वहां कुछ इनकी दाल गली नहीं, कुछ नहीं हुआ, इतने दिन से बैठे थे, अब लगने लगा कि भाई ये तो पाकिस्तान तो मिट जाएगा, इस तरह से मटिया मिट हो जाएगा और हम यहाँ भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो चिट्ठी लिखी, ये इसलिए लिखी कि भाई यहाँ भी इनकी बर्बादी को रोका जा सके और पाकिस्तान को फिर से कुछ उठाया जा सके। आप बताइएगा मुझे कि ये लोग आपस में टच में थे, मतलब इनकी इतनी गहरी दोस्ती है कि ये चाहते हैं हम मिलके एक चिट्ठी लिखें, दोनों देशों को लिखें, हम ऐसा करें, हम वैसा करें। अरे इनके जो मुनीर हैं, जो मुखिया हैं, उन्होंने क्या कहा था 2 साल पहले कि हिंदू मुसलमान तो साथ ही नहीं रह सकता। उस पे तो इन्होंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि भाई मुनीर गलत बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। उसने खुलेआम कहा हम काफिर के साथ नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। कहा कि नहीं? हमारे साथ स्वामी जी रूबी अरुण जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जिन लोगों ने लेटर लिखा है, बुद्धिजीवी सिविल सोसाइटी प्लीज कहना बंद कीजिए। कहिए कुछ लोग हैं जो इस देश से खुश नहीं है, और उन्होंने ठीक है, आपकी बात रूबी जी सुन रही है, मुस्कुरा भी रही है। और रूबी जी का मैं थोड़ा परिचय दे दूं। रूबी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ये जो लेटर लिखने वाले जो लोग हैं भारत की तरफ से 61 जिनका साइन है, उनमें से रूबी अरुण ने भी साइन किया हुआ है, उस लेटर की हिस्सा है, और बाकी लोगों के संपर्क में भी रूबी जी रहती हैं हमेशा। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग चुकी कर रही है, राजनीतिक संपादक भी रही है बहुत जगहों पे, हिंदुस्तान जैसे अखबार से भी जुड़ी रही है, तो इनका लंबा अनुभव है। अब आपने जो बात कही है वो रूबी जी भी सुन रही हैं, तो मैं सीधा सवाल रूबी जी के पास जाऊँगा। रूबी जी, सुरेंद्र स्वामी जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इनको आप ये मत कहिए कि बुद्धिजीवी है, इनको ये कहिए कि 117 जो है वो पाकिस्तानी है जिन्होंने लेटर लिखा है। 61 इसमें जो आप कह रहे हैं कि भारतीय 56 जो है वो पाकिस्तानी है, तो ये कह रहे हैं सब के सब पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो ये, इसमें मैं मणिशंकर अय्यर जिस तरीके से पाकिस्तान में जाके कहा था, उससे तो साफ लगता है कि ये उसी मेंटेलिटी के लोग हैं। आखिर ये लेटर लिखने के पीछे पर्पस जो है क्या है? क्या अभी मैं गोयल जी से पूछ रहा था कि क्या ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है? क्या कहेंगे आप? मुकेश, पत्र तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन पत्र का जो मसौदा है उसकी कुछ चीजों से मैं सहमत हूँ, और इसलिए मैंने हस्ताक्षर किया। अभी जो हमारे पहले सज्जन बता रहे थे कि बातचीत कभी बंद नहीं की जा सकती है, ये हकीकत है, और ये एक सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल होता है, एक तरह से किया जाता है कि जब ट्रैक 1 की डिप्लोमेसी बंद होती है, कूटनीतिक वार्ताएं सरकार नहीं करती हैं, कड़वाहट बनी रहती है, तो सिविल सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग, जिसको अभी कह रहे थे तथाकथित बुद्धिजीवी और पाकिस्तान के लोग, ये एक फैशन हो गया है कि अगर कोई शांति की, समृद्धि की बात करता है, दोनों पक्षों में सुलह समझौते की बात करता है, तो उसे ये पाकिस्तानी करार देते थे। ये एक फैशन हो गया है कुछ वर्षों से। तो इस बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के अपने विचार हैं, अपना विमर्श है, और इस चिट्ठी में जितने लोग हस्ताक्षर किए हैं सबके अलग अलग विमर्श हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति ने ओपी शाह इस संस्था के चेयरमैन हैं, 1991 से ये कोशिश कर रहे हैं, मेरे पुराने परिचित हैं, और जियो पॉलिटिकल कवर करने के दौरान, बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका करने के दरमियान पाकिस्तान से कई सारे देशों में मेरा रहना हुआ, तो लिहाजा जो जमीनी हकीकत है उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है मुझे। जब इस तरह के लोग कुछ पहल करते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि जहां ट्रैक 1 डिप्लोमेसी सफल नहीं हो पा रही है, तो इसे एक आप ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जिसे कह रहे हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी, कि ये साबित करता है कि दोनों ही देशों में, देखिए पाकिस्तान की शैतानी फितरत है, वो कभी बाज नहीं आएगा, लेकिन पड़ोसी अगर बदमाश है तो आप अपने घर में सुकून से, चैन से नहीं रह पाएंगे। कभी न कभी आपको तंग आके उससे जाके बात करनी ही पड़ेगी, और बात हमेशा झगड़े, लड़ाई, युद्ध के रूप में नहीं हो सकती है। बातचीत का कोई विकल्प नहीं है, युद्ध तो हो ही नहीं सकता है। हालिया अमेरिका और ईरान युद्ध में जो बातचीत हुई,
दूसरे देशों की मध्यस्थता करा के, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। 2015 में भी परमाणु लेकिन रूबी जी एक सवाल यहाँ पे है, जो 56 लोग जो पाकिस्तान के हैं जिनके सिग्नेचर इस लेटर पे हैं, अभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है, हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते भी नहीं है। हम लोगों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया हुआ था पाकिस्तान को, वो भी हमने छीन लिया। तो ऐसे में इस परिस्थिति में आप 56 लोगों के साथ कैसे संपर्क में हैं? जी मुकेश जी, सॉरी जी सर, ये नहीं कह सकते कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। जी आप ये नहीं कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब तक हमारी एम्बेसीज मौजूद हैं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। ठीक है, लेकिन हमने अपने राजनयिक बुला लिए ना हमने, तो अभी तो हम लोग बातचीत, ऐसा नहीं, एम्बेसडर नहीं है। हाँ एम्बेसडर तो नहीं है ना, जो हमारे हाई कमिश्नर हैं वहाँ पे वो नहीं है। उससे क्या, उससे देखिए राजनयिक है, वो शासकीय अफसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे खाली टेक्निकल रूप में नहीं बिल्कुल, आपने टेक्निकली आप इसको दुरुस्त कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं जो बिल्कुल अपने दर्शकों का, हमारे दर्शक भी सुनकर ये टेक्निकली है, चूंकि हमारे हाई कमिश्नर नहीं है दोनों के पे, एम्बेसी वहाँ पर बनी हुई है। रूबी जी, मेरा आपका यही सवाल, अभी भारत पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं करा, लेकिन इन 56 लोगों से ओपी शाह जी का संपर्क जो है ये कैसे रहा, क्यों रहा, इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, मेरी उनसे बात हो रही थी, मेरी भी ये जिज्ञासा थी। तो जैसा कि मैंने बताया, ओपी शाह ने कहा कि 1991 से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश रही है, होता है किसी किसी की जिद होती है, जुनून होता है, अपनी पसंद होती है, तो उनकी हमेशा से ये कोशिश रही और हर एक सरकारों में वो कोशिश करते रहे। इस दफा उन्होंने मुझसे संपर्क किया, चूंकि उनके साथ कश्मीर जैसे मसलों पे कुछ काम कर चुकी हूँ, कश्मीर पे जमीनी स्तर पे लोगों से जाके मिल चुकी हूँ, मैं प्रभावित हुई थी उनके कामों से। तो उन्होंने जब ये कहा तो इसमें 2-3 चीजों का उन्होंने जिक्र किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान का, आस्था पूरे समाज को, देश को जोड़ती है। इसमें शारदा पीठ का आपने जिक्र पढ़ा होगा, इसमें करतारपुर साहिब की तर्ज पे खोलने की जो बात कही गई है। आपको पता होगा मुकेश कि वहां पे माता हिंगलाज का मंदिर है। हम जब राम की बात किस हाल में वहां, मुझे ये भी पता है कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया है, सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया है। 23% मुसलमान से 3 जो हिंदू थे 23% उसको 3% पे लाके समेट दिया गया, ये भी हमें पता है। वहां पर रोज हिंदू मंदिरों को आग लगा दिया जाता है, ये भी मुझे पता है। हो जाती है, हमारे लोग मर रहे हैं और हम बातचीत ना करें, हम ये भी नहीं करें कि तुम उन पे अत्याचार मत करो। बातचीत तो करें, लेकिन हम अपनी शर्तों पे करें ना। नहीं, आप दुबई जाकर के क्रिकेट मैच खेल सकते हैं, और कोलंबो में भले ही राम माधव ने इनकार किया, लेकिन मसला और मसौदा तो उनका यही था, यही रणनीतिक चर्चा थी, जहां कई सारे देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और वहां भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे ही काम किया गया, क्योंकि वहां पे मेरे लोग कुछ मौजूद थे और शब्द से वहां क्या बातें हुई हैं ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन देखिए, बातचीत हो, संबंध अच्छे हो, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन बातचीत हो और संबंध अच्छे बने, इसकी कीमत हम क्या दे रहे हैं, इससे सवाल है लोगों का। कोशिश से नहीं, आप हर एक पहल के बाद से कभी आप पुलवामा कर देते हैं, कभी आप संसद पे अटैक कर देते हैं, कभी आप मुंबई का हमला कर देते हैं, कभी आप उरी का हमला कर देते हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं चलेंगी ना। तो सरकार की जो पॉलिसी है कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, तो नहीं बहेगा। नहीं बहेगा तो हर हमले के बाद आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए फिर। हाँ, अगर आपको इतनी फिक्र है तो अपने स्वाभिमान, अपने देश की रक्षा, अपने देश के सिंदूर की रक्षा अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? एक परिपक्व, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे अगर आप नहीं, ये पाकिस्तान को ये सुझाव आप लोग क्यों नहीं देते कि भाई आतंक से निकलो ना? आप ये सुझाव पाकिस्तान को आप दीजिए ना। भारत ने कब अपनी तरफ से पहल की है? रूबी जी, आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रिका, भारत ने कब पहल की है लड़ाई की? भारत ने कभी पहल नहीं की लड़ाई की, हमेशा पहल पाकिस्तान से हुआ है, तो समझाने की जरूरत पाकिस्तान को है। भारत क्यों नहीं आक्रमण कर रहा है? क्यों चुप है? बात क्यों नहीं कर रहा है? नहीं नरमी से बात करें, आप लिखिए कि आक्रमण को खारिज कर दे। जी, एक बार सुरेंद्र जी को स्क्रीन पे लाएं। जी, टर्मिनोलॉजी है ना, जो अभी इन्होंने यूज की कि बिरयानी खाने लोग चले जाते हैं, बिरयानी खाने। रूबी जी एक बार आपकी बात सुन रहे हैं, स्वामी जी को जवाब दे। जाके मिलेंगे तो वो देश के प्रतिनिधि हो गए, वो देश के प्रतिनिधि कहलाएंगे। कोलंबो में बैठने वाले देश का प्रतिनिधि कौन होता है? ऑफिशियल क्या बात है यहाँ पे? आप देखिए, इन्होंने इस लेटर में पुलवामा का जिक्र नहीं किया। जब इस देश की स्पष्ट नीति है तो आपको उस नीति को मेंशन करना चाहिए था चिट्ठी में। आपको फर्क समझना होगा, पाकिस्तान को टेररिज्म बंद करना चाहिए ताकि वो सके। क्यों नहीं लिखा आपने? और इसमें सारे वही लोग हैं, अर्बन नक्सल इसमें है, इसमें कांग्रेसी है, पुराने। रूबी जी एक बार सुरेंद्र स्वामी जो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार रूबी जी एक बार सुरेंद्र स्वामी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। जी जी। तो मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है
कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी करके इनको इतना बड़ा बनाने की आप कोशिश करें कि ये हम नहीं है क्या सिविल सोसाइटी, हम खुलेआम कह रहे हैं। आप लिखिए कि सिविल सोसाइटी के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, सिविल सोसाइटी लिख दिया, इंटेलेक्चुअल्स बना दिए, देश के प्रतिनिधि हो गए। कहां से देश के प्रतिनिधि हो गए? कौन होते हैं ये लोग? 4 लोग जाके देश के प्रतिनिधि सिर्फ देश द्वारा चुनी हुई सरकार है या उनके द्वारा नॉमिनेटेड लोग हैं। आपकी तरह नहीं है कि उसमें कुछ बातें हैं। अरे कुछ बातें हैं जो आपके यहाँ पे आपने कहा कि भाई ये भाईचारा, क्या हमारी कॉमन संस्कृति है, स्वतंत्रता की हमारी कॉमन संस्कृति है। कभी आपने चिट्ठी लिखी? अरे कभी आपने कन्हैयालाल की चिट्ठी लिखी कन्हैयालाल के लिए सरतन से जुदा पे कि इस तरह का क्या हो रहा है भारत में? क्या पाकिस्तान के लोगों ने चिट्ठी लिखी कि मुसलमानों को ये नहीं करना चाहिए? साझेदारी की बात कर रहे हैं हम। हमारी कोई सांस्कृतिक साझेदारी नहीं, हम अलग हो गए 47 में, हमारी विरासत अलग है, पाकिस्तान की विरासत अलग है। आपके कहने से यहाँ बिरयानी हमारी विरासत नहीं बनेगी, आप ये ध्यान रखिए। ये हमारे यहाँ पे बिरयानी हमारी विरासत नहीं बन सकती। जब देश अलग हो चुका है तो कोई विरासत नहीं है हमारी साझा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और उन पे मस्जिदें बनाई और वो मौजूद है, बस यही है और कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पे? सशक्त हैं अगर आपने कभी चिट्ठी लिखी? आपने कभी चिट्ठी लिखी कि पाकिस्तान में 22%? अरे आपने कभी लिखा पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, 1% कैसे रह गए? कभी आपके दिल में दर्द उठा? अरे आप मुझे नहीं मालूम, उनमें नाम कंफ्यूजन होता है कि आप क्या है क्या नहीं है। मुझे बताइए 22% से 1% हिंदू रह गया पाकिस्तान में। आपके जहाँ 91 से करे कभी इन्होंने जिक्र किया कि कहाँ गए हमारे हिंदू? क्यों वहां पे उनको मार दिया? क्यों उनको तब्दील कर दिया? कभी जबान खुली आपकी? और जो हिंगलाज माता की बात कर रहे हैं वो हमारे मुकेश जी, अगर आपकी आज्ञा में चलूं यहाँ से, मैं एक बार सूरज गोयल जी की बात करूंगा। गोयल जी प्लीज, मेरे को ये इस तरह की ठीक है। मैं एक बार अभी अपने सारे जो हमारे पैनलिस्ट में एक बार क्षमा मांगते हुए ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी और सूरज कुमार गोयल जी से करेंगे कि इस तरीके की चर्चा अगर हो रही है तो ये क्यों हो रही है और इसका जवाब क्या होना चाहिए। और ये जो पत्र डिप्लोमेसी या लेटर डिप्लोमेसी है, पत्र पहल जिसको हम कह रहे हैं, कि पत्र पहल से क्या सही में कोई असर होगा, क्या सही में इसका कोई नतीजा निकलेगा, या पुरानी जो बातें हो रही थी उसका जो नतीजा हुआ उसी तरीके का नतीजा इसका भी निकलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस आते हैं। ब्रेक पर आपका स्वागत है। चर्चा इसी तरीके से जारी है और वापस चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास, सूरज कुमार गोयल जी के पास एक बार चलते हैं। गोयल जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, आप कह रहे हैं कि इस तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो स्वामी जी कह रहे हैं उनकी बातों से आपको क्यों आपत्ति है और क्या आपत्ति है, क्या बता सकते? अगर जो बात कह रहे हो तो फैक्ट कह रहे हैं ना कि भाई हिंदुओं की संख्या इतनी थी, अब इतनी हो गई, मंदिरों की संख्या इतनी थी, इतनी हो गई, और इस पर कभी कोई किसी ने लेटर नहीं लिखा, किसी सिविल सोसाइटी ने। और अभी जो चीज़ें हुई, भारत की तरफ से वार्ता बंद हो गई। ये सिंधु जल समझौता जो है, क्या आप इससे जोड़ के देखते हैं कि आप पाकिस्तान चूंकि अभी जो बैक फुट पे आया हुआ है सिंधु जल समझौता के होल्ड होने के कारण, क्या आपको ये लगता है कि ये जो पत्र पहल हो रही है या जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है, वो इस समझौते को फिर से लागू करने के कारण के लिए हो रही है, इस वजह से हो रही है कि जल्दी से शुरू हो जाए, पाकिस्तान को पानी मिलना शुरू हो जाए? मुकेश जी, पहले तो मैं बोलने से पहले जो बाकी मेरे साथी पैनलिस्ट यहाँ पर हैं, चाहे वो स्वामी जी हों या रूबी अरुण हो, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे को बीच में काटेंगे नहीं। जो बोलना है बाद में बोलिए, मैं आराम से आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन ये मछली बाजार वाली बातें नहीं करूंगा यहाँ पर। I'm sorry to use the word like, गोयल जी, आप पहले बोले, एक बार नहीं बोला बीच में। नहीं, आप पहले बोले, हम बोले क्या एक बार भी बीच में? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ तो मेरे को बोले दीजिए। बारी से बोलेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, तभी दर्शक सभी को सुन पाएंगे। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जब जो बोले वो आपस में बोले, अलग अलग जिनको समय मिले वही बोले। जी देखिए, 2-3 चीजें मैं यहाँ पर कहूंगा। जी, मैं अभी पत्र की बात को नहीं कहूंगा, या इससे पहले मैं बोल चुका हूँ कि अगर राम माधव वहां पर सीपीपी की मीटिंग में कोलंबो में गए तो ये बात हजम करने वाली नहीं है कि इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं थी या सरकार की अपरोक्ष रूप से
एक तरह से सहमति नहीं थी। राम माधव बड़े ऊंचे दर्जे के आइडियोलॉग हैं, तो ये बात पचाने वाली नहीं है। मतलब बड़ी मुश्किल से किसी को लगेगा कि हाँ सही हो सकता है। एक तो बात ये है, तो पहली बात तो ये है कि जो बातचीत कर नहीं, लेकिन टू जैसे बोलते हैं ना कि गेज करना या एक कि पानी कितना गर्म है, वहां से क्या रिएक्शन आता है, इस तरह की काफी चीजें होती हैं। ये एक अटेम्प्ट थी कि देखा जाए कि अगर ये किया जाए तो क्या रिएक्शन होगा जी। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी तकरीबन 1 महीने पहले होसाबले साहब ने भी एक कुछ इस तरह का छोड़ा था तुर्रा कि बातचीत देखा जाए, वो भी आजादी से पहले वो भी हिंदू ही थे। ये नहीं कहा था कि मुस्लिम नहीं थे वो। उन्होंने हिंदू की परिभाषा ही काफी बड़ी करके कहा था कि जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वो हिंदू है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ समय से ये कोशिश जारी है कि पानी का टेम्परेचर क्या है वो देखा जाए। इस बात से मैं कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप ये कहा जाए कि बुद्धिजीवी नहीं है, सिविल सोसाइटी नहीं है, बीजेपी के 3-4 थिंक टैंक हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन है, इंडिया फाउंडेशन है। अगर वो बुद्धिजीवी नहीं है या थिंक टैंक नहीं है तो क्या है वो? सब जानते हैं कि वो थिंक टैंक हैं। नहीं, लेकिन ये लेटर लिखने वालों में इन बुद्धिजीवियों का कोई हाथ नहीं है सर, दोनों अलग अलग चीजें। जी जी मुकेश जी, मैं सारी बातें कर रहा हूं जी। आप मेरे को 2 मिनट का समय दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी खाली एक ही साइड पर है और दूसरी साइड पर नहीं है। दोनों जगह पर बुद्धिजीवी हैं और दोनों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तीसरी चीज, ये जो अब शुरू हुआ है बिल्कुल हार्ड लाइन कि भाई ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप मेरे को ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के थे? वो तो इतना हार्ड लाइन नहीं थे। वो गए थे, बातचीत, कारगिल के बाद भी बातचीत हुई थी, मना तो नहीं किया था ये। बिल्कुल। तो क्या वाजपेयी वो इंडियन नहीं थे कि अगर उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करी तो क्या हम भारतीय नहीं रहे? तो मेरे ख्याल है एक ऐसी अप्रोच लेना कि अगर हम दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं या पहला एक इनिशिएटिव लेते हैं तो हम हिंदुस्तानी नहीं रहते। मैं ये नहीं मानता हूं। देखिए, एस दुलत जो भी रहे हैं, उनके विचार जो भी हैं, आप कह सकते हैं कि वो भारतीय नहीं है? क्या कह सकते हैं मणिशंकर ये भारतीय नहीं है? ऐसा नहीं कर सकते। फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एक पॉलिटिक्स को इंडिया में मिलाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, उसकी वजह से उन्होंने अपनी सीट खोई है जम्मू एंड कश्मीर की। याद रखिएगा आप, वो फारूक अब्दुल्ला अगर साइन करते हैं तो क्या हम ये बोल दोगे भारतीय नहीं है? देखिए, विचार अलग अलग हो सकते हैं, कोई मनाही नहीं करेगा, लेकिन विचार अलग होने से ये कहना कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। माइनॉरिटीज की बात करते हैं हम, आप कहते हैं कि मुस्लिम कम हो रहे हैं, वो कम हो जाएं। अगर ये भारत नहीं, मुस्लिम हिंदू कम हो रहे हैं पाकिस्तान में, कम क्या खत्म हो रहे हैं? खत्म हो गए। जी हाँ, देखिए वो जो एक रिस्पॉन्स सिस्टम है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर आप ये कहते हैं कि भारत की मुस्लिम्स का भारत की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, ये सही होगा? नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा। नहीं, लेकिन हिंट दिया गया ना ये कि भारत के मुसलमान जो हैं वो दूर हटे यहाँ से, उनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा करना है, सीधी सी बात है, मेरा सुझाव है आप कर लीजिए कि भारत के जितने मुसलमान हैं आप सबको कहीं बाहर भेज दीजिए। क्या कर पाएंगे आप? जो रियल सिचुएशन है ऑन ग्राउंड उसको समझिए। और ये बात जो कह रहे हैं, ये बात तो अम्बेडकर साहब ने भी कहा था। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि बंटवारा तब तक सफल नहीं होगा जब तक भारत के सारे मुसलमान जो है वो पाकिस्तान ना चले जाएं और पाकिस्तान के सारे हिंदू हिंदुस्तान ना चले आए। तो ये कोई नई बहस तो है नहीं गोयल साहब। जो अम्बेडकर साहब ने कहा था 1947 में कहा था, आज ये 2026 है। हाँ वही ना, उस समय नहीं हुआ इसलिए ये समस्या यहाँ तक आ गई। जी बहुत जी। तो मैं कह रहा हूँ भेज दीजिए ना, आप भेज दीजिए, आप फिर देखिए क्या होता है। मैं देखिए, मैं एक डिबेट में पॉइंट रख रहा हूँ
उसको सोचिए आप कि उन सब का फल क्या होगा। तो मेरा ख्याल है हमें जो सॉल्यूशन ढूंढना है, अगर हम भारत की सिक्योरिटी, भारत के भले के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान सक्सेसफुल है, पाकिस्तान बिल्कुल सक्सेसफुल है अगर देखा जाए। लेकिन एक बात सोचिए आप कि अगर, जैसे मैंने श्रीलंका के टाइम पर भी ये कहा था कि अगर श्रीलंका में टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां से जो लोग भाग करके आएंगे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल भारत ही आएंगे। भारत में बिल्कुल आएंगे। हाँ, बिल्कुल याद है मेरे साथ आपका ये प्रोग्राम था, आपने कहा था, कितनी मुझे याद दिक्कत हुई है। थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के लोग भाग करके आएंगे कहाँ जाएंगे? या तो भारत में या अफगानिस्तान में। कुछ सोच के बात कीजिए आप। बिल्कुल तो मैं ठीक है, ये कह रहा ठीक हूं है सर। खाली एक हमारे साथ जी, पाकिस्तानी जी, पत्रकार भी जुड़ गए। आखिरी जी जी आखिरी एक बात मैं जानता हूं। जी। तो मेरी खाली आपसे एक इल्तिजा ये है हम्म। कि मेरे को पाकिस्तान से कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन मेरे को भारत से मोहब्बत है। और भारत के फायदे के लिए हमें हल वो ढूंढना है जिसमें हमको आगे दिक्कत ना हो। जी, बस इतना कहना मैंने चाहता आपको सिंधु जल संधि के बारे में बोला था, लेकिन मैं अगली बार जब पूछूंगा उसके बारे में। जरूर। लेकिन हमारे साथ जो तैयब साहब हैं, तैयब साहब जुड़ गए, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। तैयब साहब स्वागत है आपका। और ये जो पहल हुई है, जो एक लेटर डिप्लोमेसी या कहें जो फिर से जो है पत्र की भेजा गया है, और आपके यहाँ से भी 26 लोगों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या है पाकिस्तान में रिएक्शन? पाकिस्तान की मीडिया में तो मिली जुली प्रतिक्रिया है जो हमने आज सोशल मीडिया पे देखा है रिसर्च के दौरान। वहाँ की जनता क्या सोचती है? क्या सही में भारत से बातचीत की पहल होनी चाहिए और इसकी वजह केवल सिंधु जल समझौता जो होल्ड किया हुआ है वो है, या सही में पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि बातचीत हो, नॉर्मलाइज हो सिचुएशन, और हम आतंकवाद, क्योंकि भारत की तो एक ही शर्त है, आप आतंकवाद के रास्ते से हट जाइए, बातचीत के लिए सब तैयार हैं, संबंध सामान्य हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद भी करते रहेंगे और साथ में बातचीत भी चलते रहे, भारत इसके लिए राजी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि पाकिस्तान की हमेशा, यानी कि मैं आम आवाम की बात कर रहा हूं, मैं पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अदीबों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के लिखारियों की बात कर रहा हूं, वो सब तकरीबन सब इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि हमें भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ चलना चाहिए, हमें भारत के साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पर चलना चाहिए। और इस हवाले से अगर देखिए, एक कंसेप्ट भी पेश किया जाता है कि अगर हमारे दरमियान रिवलरी भी है, हमारे दरमियान कोई दुश्मनी भी है, तो इसके बावजूद जो है वो हम ट्रेडिंग विद एनिमी कंसेप्ट के तहत भी चल सकते हैं। मैं इस हवाले से साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर कोट करूं तो मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का पहला वो था हालत बर्दारी तकरीब थी, जब वो फर्स्ट टाइम वो इलेक्ट हुए थे, तो उस टाइम उन्होंने इनवाइट भी किया था। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान थे और उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान दुश्मनी इतनी बढ़ गई है और विंडो ऑफ, आप कह सकते हैं, टॉक्स वो खत्म हो चुकी है, और उसकी वजह से हम जो है वो बम बरूद पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि प्याज, मिर्च और टमाटर जो है वो महंगे हो रहे हैं। और हमारी आज की सिचुएशन अफ्रीका से भी गई गुजरी है, दोनों मुमालिक के आम आवाम की। तो इस हवाले से उन्होंने एक खास मैसेज दिया था। तो पाकिस्तान में ये सोच जरूर पाई जाती है। लेकिन दूसरा जो आपने कहा कि सिंधु नदी वाली बात की है, इस हवाले से देखें, बात बड़ी सादा सी है कि पाकिस्तान तो इसको एक्ट ऑफ वार देखता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सोच ज्यादा प्रिवेल कर रही है कि तमाम मामलात जो है वो मिल बैठकर टेबल टॉक्स पे हो सकते हैं। तीसरा आपने जो कहा कि टेररिज्म और मुज़ाकरात, क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? अब देखें, जैसे इंडिया की जानिब से रिस्पांस आता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में टेररिज्म कराता है, इस हवाले से पाकिस्तान का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सियों के जरिए, जिसमें फितरतुल हिंदुस्तान है, जिसमें जो है वो फितरतुल खारिज, यानी टीटीपी को फितरतुल खारिज कहा जाता है, बलोच लिबरेशन आर्मी को, बीएलए को फितरतुल हिंदुस्तान। तो भाई ये इंडिया की प्रॉक्सीज है और इंडिया इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल अमन सबोताज करने के लिए टेररिज्म को जो है वो फरोग दे रहा है। तो ये तो एक ब्लेम गेम है, इंडिया पाकिस्तान पे ब्लेम करता है और पाकिस्तान इंडिया पे ब्लेम करता है। लेकिन अब बात यह है कि हमने युद्ध भी देख ली,
हमने जंगें भी देख ली, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। तो बेहतर यही है कि अगर मुज़ाकरात की अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए और अगर मिल बैठ के देखें, हमने देखा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हर जंग के इख्तिताम में फिर टेबल टॉक होती है, फिर मुज़ाकरात होते हैं, फिर उसके बाद कोई ये बात तो सब कोई कह रहा है, ये तैयब साहब सब कह रहे हैं जंग जो है वो कोई समाधान नहीं है, लेकिन आप प्रॉक्सी वार जो है वो भी तो समाधान नहीं है ना। आप आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वार करते रहेंगे तो फिर कैसे आपके साथ टेबल पे बैठा जाए, बाकी शांति की वार्ता कैसे होगी? और मान लीजिए आप भारत भी आप कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, जो इल्जाम भारत पे लगा रहे हैं, मान लीजिए आपकी तरफ से है और भारत भी कर रहा है आपके हिसाब से, तो फिर इस स्थिति में फिर बातचीत कैसे हो? तो पहले आप पहल कीजिए, आप जो है बातचीत की पहल से पहले आतंकवाद को छोड़ने की कसम खाइए, भारत को लिख करके दीजिए, डिप्लोमेटिक स्तर पर जाइए, बैठिए, कहिए कि हाँ हम कसम खाते हैं कि अब भारत के खिलाफ जो है हम किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना में पाकिस्तान का हाथ नहीं रहेगा, पाकिस्तान समर्थित किसी भी आतंकवादी गुट को जो है वो भारत में आतंककरण फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। ऑफिशियली इस बात को बोलिए, फिर भारत उस पर बात करना शुरू करे उस पर, लेकिन आप उसकी गारंटी देते नहीं, आप चाहते हैं स्थिति सामान्य हो जाए। जब टेबल पे बैठते हैं तो फिर ये सारी चीजें सामने आती है। पाकिस्तान अपने तौर पे अपना मौक़िफ़ सामने रखे, भारत अपना मौक़िफ़ रखे, लेकिन यहाँ पे मसला है कि टेबल पर बैठे तो सही, टेबल पर नहीं बैठेंगे तो ये तो ब्लेम गेम जारी रहेगा, दोनों तरफ से जारी रहेगा, चाहे वो इंडिया की जानिब से हो या पाकिस्तान की जानिब से। मैं एक जनरल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से इस ब्लेम गेम को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की टेबल सजानी चाहिए, उस पे बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, टेबल पर बैठना चाहिए। मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार रूबी अरुण जी के पास जाऊंगा। रूबी अरुण जी, आपने जो पत्र लिखा है, जो ओपी शाह जी ने जो पत्र लिखा है, इधर तो भारत के प्रधानमंत्री को लिखा है, ठीक है, वो डिसीजन ले सकते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उधर आपने लिखा है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ तो वहाँ तो आपको मुनीर को लिखना चाहिए था। अभी एक इरफान का एक कार्टून मैं देख रहा था, तो इरफान के उस कार्टून में लिखा रहा था कि दोनों को पत्र लिखने से अच्छा है ट्रंप को लिख देते। तो जो पाकिस्तान में आपने जिसको संबोधित किया है, क्या आपको लगता है कि वो जो आप चाह रही हैं वो कह लेंगे शहबाज साहब वो कर देंगे? देखिए, ये इस बारे में ओपी शाह बताएंगे। मेरा जो ताल्लुक हस्ताक्षर करने से रहा है और जो चीजें मेरी नजर में आई और जिसकी वजह से मैंने ये पहल लिया, वो हमारी ऐतिहासिक जो सांझी विरासत है, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, वो मेरे लिए मायने ज्यादा रखा। और दूसरी चीज जो अपील की मुझे, वो ये कि सिर्फ कागज पे साइन करने से, हाथ मिला लेने से अमन और शांति नहीं आएगी। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की जो फितरत है वो शैतानी है, वो खुराफात करने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसकी राजनीति, उसका अस्तित्व भारत विरोधी हरकतों पे ही टिका हुआ है। लेकिन ये भी संघ, अगर मैं संघ की भी बात करें, जैसा कि अभी उनके बोल रहे थे अभी हमारे पैनल के जी, संघ की भी बात करें तो मोहन भागवत के पिछले कुछ बयानों को अगर आप उठा लें तो उनकी बातों से आपको ये बात झलकेगी। उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही निकले हुए ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लोग हैं, और हमारी ऐतिहासिक जो विरासत है, धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो, वो साझी है, और इसलिए हमें बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, लास्ट बाकी तक तो ठीक है, लास्ट वाली लाइन आपने जोड़ी, उसमें वो एकीकृत भारत की बात कर रहे थे। तो हाँ, एक अखंड भारत की बात अगर हम पाकिस्तान बांग्लादेश कर रहे हैं, हाँ, और हमारी साझी विरासत वहां पर है, तो ये युद्ध से या ये तनाव और कड़वाहट से ये विरासत को हम साझा नहीं कर सकते हैं। और ये बार बार जो डिप्लोमेसी की बात हो रही है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 का फर्क ये है कि जब ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है, सरकारें करती हैं, और वहां पे अगर वो विफल हो जाती है तो कड़वाहट ज्यादा बढ़ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ का समाज ये कोशिश करता है, सॉफ्ट रोड मैप लेके चलता है, तो वहां पे गुंजाइश रहती है ये समझने की, ये जानने की कि दूसरी तरफ का जो समाज है, लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये ओपी शाह का एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी कोशिश है बातचीत करते रहने की, क्योंकि बिना बातचीत किए आप घर परिवार नहीं चला सकते, दो देशों का मसला कहाँ से हल करेंगे। तो बातचीत जरूरी है, लेकिन हाँ, अपने देश की संप्रभुता, अखंडता और इसका सम्मान रखते हुए सरकार जो सुझाव पत्र में दिए गए हैं प्रधानमंत्री को, उस पर सरकार अपने हिसाब से, अपने रणनीतिक तरीके से कदम दर कदम वो सोच सकती है या कोशिश कर सकती है। ये सब सुझाव हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं सुरन स्वामी जी के पास आऊंगा। सुरन जी, क्या लगता है ये बातचीत की जो पहल हो रही है, बातचीत की जरूरत किसे है, पाकिस्तान को है या भारत को है? और अगर कोई बातचीत को कहता है कि शुरू किया जाए, स्थिति सामान्य किया जाए, तो ये किसके फेवर में है? नहीं, हमें बातचीत करके क्या मिलेगा? हम क्यों बातचीत करेंगे? आप बताइए, हम किस विषय पे बातचीत करें उनसे?
क्रिकेट खेलने पे बात करना है, समझौता एक्सप्रेस चले इस पे बातचीत करनी है, सिंधु जल समझौता जो है वो होल्ड किया हुआ है वो चले, सबसे तो पाकिस्तान को फायदा है, भारत को क्या मिलेगा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो लेना देना नहीं, हम तो अपने दरवाजे बंद करके बैठे रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात जो इस तरह की, लेकिन सर व्यापार जो है, व्यापार में तो भारत का घाटा है, भारत ज्यादा जो है वहां से निर्यात करता था। नहीं है पाकिस्तान पे, वी कैन मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इश्यू नहीं है। अभी जैसे आपके रूबी जी कह रही थी कि वो तो शैतानी है, लेकिन हम उस शैतान से गला कटवाते रहे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में, दोनों समाज के बीच में शांति होनी चाहिए, यही सोच है। ये लोग जिन्होंने पत्र लिखा है टेक्निकली, जैसे गोयल साहब ने कहा था ना भाई टेक्निकली डिप्लोमेटिक रिलेशन है, एम्बेसडर नहीं है तो क्या है, तो ऐसे ही ये लोग टेक्निकली इंडियन हैं लेकिन आइडियोलॉजिकली इंडियन नहीं है। अगर ये आइडियोलॉजिकली इंडियन होते तो हिंदुस्तान की, भारतीयों की जो जरूरतें हैं उनको खड़ा करते। हमें आज बताइए पाकिस्तान से क्या मिलेगा अगर हम बातचीत नहीं करेंगे। और उनकी, मैंने शुरू में ही ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबको लगता था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े आर्टिकल्स आए थे, कहां पानी रोक लेंगे, क्या कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या। आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो रावी नदी है उसका 5-10% पानी जो हमारा था वो हम पाकिस्तान में जाने दे रहे थे, क्योंकि सरकारों ने रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं करी, हमारा अपना पानी। तो हमने क्या किया, शाहपुर कांडी का बैरेज बना दिया, 100% बंद रावी का पानी। दूसरी बात बताऊं कि क्या शरारत हुई कि पाकिस्तान को 80% पानी दिया उन 3 नदियों का जो ग्लेशियर से आती है और हमेशा पानी रहता है, और भारत को कौन सी 3 नदियां मिली, सतलज, रावी और ब्यास। सतलज तो ठीक है, तिब्बत से आती है, ग्लेशियर का पानी है। रविवास में कहां से पानी आता है, ओनली रेन वाटर, वहां तो पानी नहीं है। तो भारत ने क्या किया, 9-10 तो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने पावर प्रोजेक्ट वहां शुरू कर दिया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। एक उन्होंने ब्यास में और पानी देने के लिए, रावी और ब्यास में देने के लिए उसे चेनाब से लिंक कैनाल बन रही है, दूसरी चेनाब से ब्यास में पानी देने के लिए बन रही है, तीसरी हम लोग 15 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, वो इंडस रिवर से बना रहे हैं। जो हमारा सलाल डैम था उसको रुक गया तो उसको हमने साइड ट्रैक करके टनल से बना दिया है। तो भारत उस पानी को रोक रहा है, पाकिस्तान को दिख रहा है कि ये पानी अब रुकने वाला है। जब ये पानी रुकेगा तो अगर 10% पानी भी पाकिस्तान का कम हो गया तो आप समझिए वहां क्या स्थिति होने वाली है। उनकी 90% क्या ये चल सकता है? ये चल सकता है क्योंकि उधर तो फिर तो चीन आएगा, चीन भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा डैम बना करके, तो पाकिस्तान और चीन उतना नहीं है, हमारा अपना कैचमेंट है। आपको यही बड़ी भारी गलतफहमी है। आपको ये नहीं पता है कि अरुणाचल में हम कितना बड़ा डैम बना रहे हैं, हमारा 2 साल में पूरा हो जाएगा। हमारे अपने कैचमेंट एरिया में हमें जरूरत ही नहीं है उसके पानी की, बल्कि वो डैम हमें ये बेनिफिट देगा कि कभी चाइना अगर अपने यहाँ से पानी रिलीज करेगा तो हम उसे रोक लेंगे अरुणाचल में। तो ये सब बातें हैं। मुख्य बात ये है कि जब आप देश की, समाज की बातें करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की वो उल्टी हो गई है। उल्टी होने का मतलब यह है कि पहले मुस्लिम की राजनीति करो, हिंदुओं को लड़ाओ, राज करो। यही रीजनल पार्टीज ने किया, यही कांग्रेस ने किया। अब वो स्थिति खत्म हो गई। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। तमिलनाडु में क्या हुआ, डीएमके को क्यों हराया। तो जब ये स्थिति हो गई है तो मैंने ये कहा था कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इररिलेवेंट हो गई है, उनका रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। क्योंकि वो जब ये कहते थे कि हमारे बिना इस देश में सरकारें नहीं बनेंगी, वो उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, ये बात मैंने कही थी। और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो हमारे वेद से, पुराण से, हमारे स्क्रिप्चर से, हमारे धर्म ग्रंथों से है। भारत देश, साउथ पैसिफिक एशिया, जापान, हम तो क्या स्वामी जी, क्या तो ये मान लें कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब कभी बातचीत नहीं होनी चाहिए, स्थिति इसी तरीके से होनी चाहिए? हमारा जो एक पड़ोसी जिससे हमारी लड़ाई है उससे कभी जो है शांति वार्ता नहीं होना चाहिए, कभी इस पड़ोसी से संबंध नहीं सुधारना चाहिए, मतलब आपकी जो बात है उसका कंक्लूजन तो यही, या वो हमारी शर्तों पे नहीं माने? जी मुकेश जी, आप एक बात का जवाब दीजिए ना, जो ये खुद कह रहे थे कि क्या शैतानी ताकतों से आप संबंध सुधारेंगे? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, शैतानी ताकतें अगर शैतानी करना छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ कि शैतानी करना छोड़ दें, अरे फिर तो बात ही
ठीक है, लेकिन शैतानी करना ये छोड़ेंगे नहीं, इनकी फितरत है। अब सुरेश कुमार गोयल जी हंस रहे हैं, तो मैं एक बार आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा गोयल जी, क्या ये शैतान कभी इंसान बनेगा या शैतान ही रहेगा, और हमें शैतान से ही रिश्ते बनाने होंगे? नहीं, शैतान से रिश्ते क्यों बनाएंगे? नहीं, गोयल साहब से पूछ रहा हूँ कि गोयल साहब कह रहे हैं कि नहीं, रिश्ते तो चाहिए, तो रिश्ते चाहिए तो शैतान पहले इंसान बन जाए तब रिश्ते चाहिए, या शैतान ही रहे फिर भी हमें रिश्ते चाहिए? हमें पाकिस्तान से रिश्ते क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि वहाँ के मुसलमान यहाँ आते रहे, यहाँ के मुसलमान वहाँ जाते रहे। हिंदू तो आपने छोड़े नहीं पाकिस्तान में, तो किससे रिश्ते बनाने, किनके रिश्तों की बात हो रही है? आप ऐसा है कि वो जमाने लद गए, वो राजनीति, वो डिप्लोमेसी, वो पत्रकारिता अब खत्म हो गई है। 1% हिंदुओं के लिए अगर आप यहाँ भाषण देने बैठे कि हमें दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंध बनाने, किसके संबंध बनाने हैं? तो 1% हिंदू भी, वो 1% हिंदू भी 2 साल में नहीं रहेंगे, वो सारे मुस्लिम हो जाएंगे, तो वो भी नहीं रहेंगे। किससे संबंध बनाने जाना है वहाँ? ठीक है, नहीं कह रहा हूँ, जब अरब देश से आप संबंध बना सकते हैं तो पाकिस्तान अगर शैतानी दिमाग छोड़ दे तो आप उससे भी संबंध बना सकते हैं। वो भी अरब देश हम पे थोड़ी कुछ कर रहा है। अरे अरब देश तो हमारे साथ सहायता कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पाकिस्तान अगर मान जाए, सर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर शैतानी दिमाग छोड़ दे, वो युद्ध आतंकवाद करना छोड़ दे, तब भी उनसे नहीं रिश्ते रखने चाहिए? नहीं, फिर क्यों नहीं रखने चाहिए? पर मेरा सिर्फ ये कहना है। अच्छा ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट के लिए एक बार सुरेश कुमार गोयल जी के पास जाऊँ। आखिरी कमेंट के लिए मैं जाऊँगा। गोयल साहब आप अनम्यूट करें अपने आप को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जी। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, जहाँ पर घरों की दीवारें आपस में मिलती थी, घरों की छतें आपस में मिलती थी, और मैं ये जानता हूँ कि जिन घरों की छतें मिलती हैं वो हमेशा आपस में दुश्मनी नहीं रख पाते हैं, कहीं ना कहीं उनको आपस में बात करनी। लेकिन गोयल साहब मैं सहमत नहीं हूँ सर। मैंने बहुत ऐसे घर देखे हैं जहाँ छतें तो मिलती हैं लेकिन दिल नहीं मिलते, और आखिर में एक आदमी को छोड़ के जाना पड़ता है। वो मैंने बहुत सारे आपके बल्ली मरान में ही देखा है, मैंने आपकी पुरानी दिल्ली में ही मैंने देखा है। पुरानी दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। मेरे पास लिस्ट है पूरा 2020 के दंगे के बाद जो हुए थे, लिस्ट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा उससे। मैं आखिरी कमेंट के लिए चाय पर चर्चा होगी। जी चाय पर चर्चा होगी। जी, चाय पे चर्चा में आपको हम शेयर कर देंगे। रूबी जी आखिरी कमेंट। अभी अमेरिका की बात हो रही थी और पाकिस्तान से कभी बात होने की बात नहीं हो रही थी। ये लोग भूल जा रहे हैं, ये सिंधु नदी के जल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा ग्लोबल वॉर, गोयल साहब इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। ग्लोबल वॉर तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से स्टेट ऑफ मलक्का के लिए मचा है, जहां भारत। हमारे पास समय की कमी है। मैं रूबी जी मेरे बार वाइंड अप करने के लिए कह रहा, मैं 10 सेकंड में केवल एक बार तैयब जी से कहूंगा आखिरी कमेंट 10 सेकंड। मैं इतना कहूंगा कि अगर पाकिस्तान शैतानी है तो फिर इंडिया कौन सा रहमानी है। बात यही है कि ये तो बस आपने कह दिया कि दोनों शैतान हैं, दोनों शैतानों को भी तो दोस्ती कर लेना चाहिए। अगर आप एक जैसे नेचर के हैं तो दोस्ती हो ही जाना चाहिए। अगर आप इंसान नहीं है, शैतानी है, तो दोस्ती आपके हिसाब से तो होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से जी हमारे साथ जुड़ने के लिए समय प्रोग्राम को वाइंड अप करने का हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका, सुरेश गोयल जी आपका, रूबी अरुण जी आपका, तैयब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और हिस्सा लिया। लेकिन बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ क्या संबंध सुधारे जाएँ, तनाव खत्म किया जाए। लेकिन खत्म तो किया जाए, इससे किसी को दो मत नहीं है, लेकिन खत्म की शर्त यह होनी चाहिए कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद नहीं छोड़ता है तब तक उसके साथ संबंध सामान्य नहीं किया जा सकते। यानी खून और पानी एक साथ नहीं बहने वाली बात जो मोदी जी ने कही थी, उस पर आज भी भारत कायम है। और पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा तब तक भारत किसी भी तरीके के समझौते की तरफ वो नहीं बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।